हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज से हम हमारी आरएस की प्रिपरेशन के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा कोशिश ये रहेगी इसमें कि तैयारी करने के दौरान जब तक हम बोर्ड पे रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करें उससे पहले, जब तक वैकेंसी नहीं आए, नोटिफिकेशन नहीं आए, तो हम एक एक टॉपिक इसका लेके स्टार्ट करेंगे। पहले हम प्री के बारे में चर्चा करेंगे, आज प्रीलिम्स में क्या टॉपिक्स होते हैं, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। उसके बाद में मेंस पे उनके लिए क्या क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या क्या पुस्तक सामग्री या कोई भी नोट्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो जो इसके लिए अनिवार्य है, वो करने के बाद में और फिर जो है हम रेगुलर सीरीज जो है बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो समय है ये वापस लौट के नहीं आने वाला। इस समय को आप अपने ऊपर निवेश कीजिए, अपने कैरियर पर, अपने करियर पर निवेश कीजिए। ये आपकी फॉर्मेटिव ईयर ऑफ लाइफ है, यानी आपके जीवन का निर्माण करने वाले, सृजन करने वाले। इस समय की करी हुई मेहनत पूरी जिंदगी आपको जो है एक नए आयाम में ले जाएगी, एक नए तरीके के जो है वातावरण में ले जाएगी। नहीं तो आप जो है बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो इस समय की उपयोगिता को समझिए। समय समय पर आपको बताता रहूंगा क्या क्या इसमें करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आरएस के मामले में। आरएस का पेपर 3 चरणों में बंटा हुआ है। पहला पार्ट प्रीलिम्स का है, सेकंड पार्ट मेंस का है, तीसरा पार्ट इंटरव्यू का। प्रीलिम्स की बात करें, एक पेपर होता है 150, उसमें क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का टोटल पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें की जाती है। कट ऑफ जो होती है वो कभी भी जो है 50% से ज्यादा नहीं जाती है। पेपर का जो अगर सीरत देखी जाए, पेपर का अगर नेचर देखा जाए तो मिक्स तरह का रहता है। इसकी तैयारी आपको उतनी करनी जितना आप पास होने से 10-12 नंबर ज्यादा ले पाए। के जो 150 क्वेश्चन आते हैं वो 7 सेगमेंट्स में पूछे जाते हैं। हर सेगमेंट जो है आगे सब सेगमेंट्स में बटा हुआ है। सब सेगमेंट्स का मतलब क्या है कि उसके अंदर भी उसके जो है टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं। तो हमें एक एक टॉपिक को लेना है। इससे पहले आपको मैंने एक बार पहले भी एक छोटा वीडियो बना था जिसमें मैंने बताया था आपको तैयारी किस तरह से करनी है। तो पहला काम, आपको जो भी सिलेबस है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको नजर आएगा, जिस तरतीब से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे ही आप हाथ से लिखकर व्हाइट पेज पर, इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम, आपको लिंक में मिल जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो उसको चिपका दीजिए और रोज आपकी नजर जब आप पढ़ते हो तो उस पर नजर आप पे पड़नी चाहिए। आपका जो कैनवास है, आपकी जो पिच है इस लड़ाई की, वो आपका सिलेबस ही है। सिलेबस से आपको डेविएट नहीं होना है। और आपकी जो तैयारी है वो परीक्षा के लिए, पास करने के लिए, ना कि ज्ञानवर्धन करने के लिए है। और ये एक टिपिकल तरह का एग्जाम है जो आपकी अलग अलग प्रकार की अभियोग्यता की जांच करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो आपकी कैपेबिलिटी, आपका एप्टीट्यूड इसमें चेक होगा। 7 सेगमेंट्स में जो पहला सेगमेंट है जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है वो है आर्ट का, हिस्ट्री का, कल्चर का। इतिहास का जो पार्ट है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो पार्ट है वो है राजस्थान का इतिहास और कला एवं संस्कृति। दूसरा जो पार्ट है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम, और आजादी के बाद का थोड़ा सा पार्ट इसमें शामिल किया गया है। तो 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। जो पहला पार्ट है राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति, इसमें राजस्थान का प्राचीन काल में क्या हुआ, राजस्थान में मध्यकाल की मुख्य मुख्य बातें, आधुनिक काल में क्या क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम कैसे चला, किस तरह से प्रजामंडल मूवमेंट चले, राजस्थान का एकीकरण हुआ, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस पोर्शन की तैयारी करने के लिए आपको, राजस्थान के इतिहास इत्यादि की तैयारी करने के लिए आपको हुकुमचंद जैन और श्रीमाली की बुक आती है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये राजस्थान ग्रंथागार जो है, राजस्थान की जो सबसे अच्छी किताब है जो जीएस की छपती है, वो प्रकाशन छापता है। और हुकुमचंद जैन की किताब की खास बात यह है कि पहले के प्रश्न पत्रों में इसमें शब्द से प्रश्न जो है उठाए गए हैं पन्ने दर पन्ने। तो बहुत ही संक्षिप्त सी किताब है, बहुत बड़ी बुक नहीं है। आप इसको पढ़ोगे तो इतिहास का पोर्शन आपका कवर होगा। इस किताब को पढ़ने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको इतिहास को है अलग अलग स्टेट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। मेवाड़ का इतिहास अलग रहेगा, मारवाड़ का इतिहास अलग रहेगा, ढूंढाड़ का इतिहास अलग रहेगा, हाड़ौती का इतिहास अलग रहेगा, छोटे राज्यों का इतिहास अलग रहेगा। तो आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा उन राजवंशों से, जो आपका पहला टॉपिक भी है। उससे पहले जो है प्राग इतिहास या प्राचीन भारत, प्राचीन राजस्थान का इतिहास जो है उसके कुछ सेगमेंट्स है वो भी इसमें दिए हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के लिए, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के लिए आपको पनगड़िया की बुक अलग से पढ़नी पड़ेगी, जो कि उसका टॉपिक ही जो है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, प्रजामंडल आंदोलन है। ये किताब अपरिहार्य है, ये आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा ये, क्योंकि राजस्थान के क्वेश्चन थोड़े से डीपली पूछे जाते हैं, इसके अलावा राजस्थान अध्ययन की जो सीरीज है पुरानी, जो स्टेट गवर्नमेंट की बुक्स थी, उसमें जो राजस्थान का हिस्ट्री और कल्चर का जो पोर्शन है वो भी आपको इससे कवर करना है। तो ये आपकी सामग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कोई नोट्स पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं। अब रही बात इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मेरा जो सजेशन आपको जो है वो ये है कि अगर आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है तो राजस्थान की हिस्ट्री दशरथ शर्मा की बुक आती है, उससे कर सकते हो। एक मोटी बुक आती है रीमा आहूजा की हिस्ट्री ऑफ राजस्थान,
उसको भी आप रेफर कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ पोर्शन ही आपको पढ़ने होंगे। पूरा जो है आपको जो एक एक पेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिलेबस वाइज आपको पढ़ना चाहिए। इसी पहले पोर्शन में राजस्थान की संस्कृति अलग से दी हुई है, यानी राजस्थान में संस्कृति का मतलब है राजस्थान में कला कैसी थी, स्थापत्य कैसा था, चित्रकला कैसी थी, संगीत कला कैसी थी, लोक देवी देवता कैसे थे, धर्म का और दर्शन की क्या स्थिति थी। ये सारी चीजें जो है आपको पढ़नी होती है। राजस्थान का पेपर क्लियर करने के लिए अपेक्षा की जाती है कि इन बातों को आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसके ऊपर 2-3 किताबें जो है वो आपको मैं रेफर करने के लिए बोलूंगा, उसको आप देख सकते हो। एक तो मैंने आपको हुकुमचंद जैन की किताब है उसके बारे में बोला, उसमें भी कल्चर का पोर्शन दिया हुआ है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा जयसिंह नीरज की बुक आती है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये किताब भी आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन के जो पार्ट्स है, जो 4 किताबें आती पहले जो 9th से लेकर 12th तक चलती थी, उसमें भी कल्चर का जो पोर्शन है वो आपको इसमें से देखना है। इसमें से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा कल्चर की चीजों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था 50% से ज्यादा कट ऑफ नहीं रहती है। तो आपको इसका बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा जो है महोपाध्याय नहीं बनना है संस्कृति के अध्ययन का। केवल वो चीजें करो जो आपके लिमिट के अंदर है, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उससे बाहर है उसके लिए अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करना है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। एक बात जो राजस्थान के इतिहास में आपको जानने की आवश्यक है कि राजस्थान का जो मध्यकालीन पार्ट जो है, इसमें खास करके जब मुगलों के साथ, दिल्ली सल्तनत के साथ राजपूत राज्यों के जो संबंध रहे हैं और उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था, उसको जो है थोड़ा सा आपको पीक देके देखना है, थोड़ा सा फोकस करके आप उसको करना है। बाकी आपको जो है नॉर्मल बुक्स की तरह से आपको करना है। सेकंड जो पार्ट है वो है भारत का इतिहास, भारत के प्राचीन और मध्यकाल। अब इसमें प्रमुख घटनाएं दे रखी है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटनाएं हैं। तो प्रमुख घटनाओं में कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत ही वास्ट और बहुत ही ओपन एंडेड लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये ध्यान देना, किसी भी काल का इतिहास जो होता है उसके कई पार्ट होते हैं। राजनीतिक इतिहास होता है, आर्थिक इतिहास होता है, सामाजिक इतिहास होता है, सांस्कृतिक धार्मिक इतिहास होता है। तो अधिकतर जो प्रश्न है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इतिहास से पूछे जाएंगे, जिसमें उस समय की कला, उस समय का साहित्य, उस समय के धर्म की स्थिति इत्यादि जरूर पूछे जाते हैं। तो उस पर आप ज्यादा फोकस करें। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन पूछ सकते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पूछा जा सकता है, अशोक के धर्म के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद में मौर्योत्तर काल में धर्म और संस्कृति के बारे में, गुप्त काल का धर्म और संस्कृति के बारे में, उस समय साहित्यकार कौन हुए, कला कैसे विकसित हुई, अजंता की कला हो, मंदिर निर्माण हो, ये सारी चीजें पूछी जाती है। दक्षिण भारत में जाओगे तो चोलों के समय के मंदिर स्थापत्य के बारे में, तो उन पोर्शन को आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में आप आओगे तो मध्यकालीन भारत का जो पोर्शन है उसमें भी आप ये देखिए कि आपसे भक्ति के बारे में, सूफी के बारे में, कला स्थापत्य के बारे में, चित्रकला के बारे में, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना, न कि युद्धों के बारे में या कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसको आप पढ़ते जाओ तो फिर उसका कोई एंड ही नहीं है। तो इन दोनों पोर्शन को कवर करने के लिए आपको एनसीईआरटी की, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, रामशरण शर्मा की बुक और सतीश चंद्रा की बुक। जो पोर्शन आपको सिलेबस में दिए केवल वो, पूरी किताबें आपको रट्टा नहीं मारनी है। छोटी छोटी किताबें आती है वो आप आराम से इसको कर सकते हो। तीसरा जो पोर्शन है इतिहास का वो है स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक भारत का इतिहास। इस पोर्शन में स्वतंत्रता आंदोलन का जो पार्ट है और अंग्रेजों की भारत विजय का जो पार्ट है, तो 1757 से लेके 1947 तक और 1947 से लेकर 1964 तक का जो पार्ट है, विपिन चंद्रा की बुक आती है आधुनिक भारत की। इस किताब को पढ़ना है। जो पोर्शन आना होगा इसमें से आ जाएगा, इससे बाहर आया वो आप उसके लिए ज्यादा प्रयास मत कीजिए, वो आपको फिर कभी नहीं मिलने वाला है। इतिहास की तैयारी की खास बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हिस्ट्री में आपको सामग्री बहुत मिलेगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कम चीजें पढ़नी है। उसमें अगर आपका 70-80% पोर्शन आपको एग्जामिनेशन में मिल जाता है एग्जाम में आपके, तो दैट इज एनफ। इससे ज्यादा अपने आपको पुश आपको नहीं करना। आरएस प्रीलिम्स का दूसरा पार्ट जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, भूगोल से संबंधित है। अब भूगोल का जो है पार्ट 3 भागों में बटा हुआ है। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। विश्व भूगोल में भी फिक्स पोर्शन दिए हुए हैं जो आपको सिलेबस में केवल उनको ही आपको पढ़ना है। इसमें खास करके वर्ल्ड का रीजनल वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होती है वो आपको करनी है, यानी कि वैश्विक भूगोल में ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका में क्या है, अफ्रीका में क्या है, एशिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में, यहाँ पे कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर नदियां है, कहाँ पर झरने हैं, कहाँ पर मिट्टी कैसी है, वो पोर्शन आपको करना है। तो एक तो पोर्शन आपको केवल उस पर फोकस करना है। इसके अलावा पर्यावरण भूगोल का पोर्शन 3 पार्ट में दिया हुआ है। जैव विविधता के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के मुद्दे, वो पोर्शन आपको ढंग से करना है। और जो पार्ट दिए वो है अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में पूछा गया, इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं उनके बारे में। तो पूरी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वैसे भी ज्योग्राफी के 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी।
तो इसमें अगर और एक एनवायरमेंट ज्योग्राफी उसमें जोड़ के देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन ज्यादा है, इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन कम है। फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने आपको बता दिया, केवल आपको अपना ध्यान जो है उन्हीं पोर्शन पे केंद्रित करना है जितना पोर्शन इसमें बताया गया है। इसके अलावा आपको नहीं, पुराने पेपर आप देखोगे तो आप देखोगे सिलेबस आपसे इन्हीं से प्रश्न पूछे गए हैं। ये ज्योग्राफी का पोर्शन 5 दिन में आप आराम से कर सकते हो। की तैयारी के लिए आपको एक एटलस की आवश्यकता होगी, कोई भी स्कूल एटलस ले लीजिए, प्रेफरेबली एटलस का स्कूल जो ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस है वो आप ले लीजिए, फ्रैंक का आता है और इन लॉन्गमैन का आता है, कोई भी स्कूल एटलस आप ले लीजिए और उस पर आप जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। जहां भी आप पढ़ते हो वहां पर आप दीवार पर वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप और राजस्थान का मैप चिपका के रखिए, धीरे धीरे उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ग्रेजुअली उसको आप जो है एब्जॉर्ब करोगे, एकदम से चीजें आपको याद नहीं होगी। पोर्शन इसको कैसे तैयार करोगे? विश्व भूगोल के लिए विश्व का भौतिक पर्यावरण नाम की एनसीईआरटी की बुक आती है जो आपको स्क्रीन पर नजर आती है, वो आपको पढ़नी है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मुद्दे जो है इनका ये जो पोर्शन आपको पढ़ना है, वाणी प्रकाशन की बुक आती है, उससे आप कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वालों को शंकर आईएएस के नोट्स जो है उसमें कुछ पोर्शन आप उसमें से कर सकते हो। अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है और इंडस्ट्रियल जो बेल्ट है उनके लिए भी आपको एनसीईआरटी की बुक जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, उसमें आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप विकिपीडिया पर भी देखेंगे तो आपको इसका सोर्स मिल जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आ जाइए सेकंड पोर्शन भूगोल का जो है वो है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल भी अगेन भारत का भौतिक भूगोल, भारत का मानव भूगोल, भारत का आर्थिक भूगोल और कुछ पर्यावरण पारिस्थितिकी की बातें आपसे पूछी जानी है। तो पहली जो लाइन है वो है कि भारत के भौतिक भूगोल की विशेषताएं पूछी गई, जिसमें भारत में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, दरिया, है ना, झरने वरने, तट कहां पर है, द्वीप कहां पर है, वो पूरे भारत का भौतिक भूगोल एक ही लाइन में उन्होंने दे दिया। फिर इकोनॉमिक में भारत में खनिज कहां पर है, भारत में कृषि कैसी होती है, वो वाले पोर्शन है। और तीसरा भारत में जो है वो पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित मुद्दे जो एनवायरमेंट ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है। भारत के भूगोल में भारत का भौतिक भूगोल, भारत में खनिज, भारत में आणविक खनिज, भारत में खनिज संपदा कहां पर कैसी कैसी है, उद्योगों की स्थिति, कृषि की स्थिति, फिर भारत में पर्यावरण पारिस्थितिकी के मुद्दे, ये सारे जो है आपको अलग अलग बुक से पढ़ने पड़ेंगे। 11th क्लास की जो बुक है भारत का भौतिक भूगोल, वो एनसीईआरटी की बुक आपको मस्ट गो है, वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी के जो पोर्शन है वो वाणी पब्लिकेशन की बुक है जिसमें भूगोल जो है काफी संक्षिप्त दे रखी है, वो कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम जो है मेरा जो एडवाइस है वो ये कि आप ये वाला पोर्शन जो है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है वो एनसीईआरटी की बुक से आप कवर कर लीजिए, और बाकी के पोर्शन जो है कोई भी ज्योग्राफी की बुक हो उससे आप रेफर कर सकते हो। कोई इसमें कोई स्पेशल तरह की बुक की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि टॉपिक्स दिए हुए हैं और उस टॉपिक से एज इट इज क्वेश्चन उठाए जाते हैं। पूरा का पूरा भूगोल आपको नहीं पढ़ना है, टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, इसके अलावा भूगोल आपको टच भी नहीं करना। तीसरा पोर्शन राजस्थान के भूगोल का है। राजस्थान का भूगोल भी उसी क्रम में है, राजस्थान का भौतिक भूगोल, राजस्थान का आर्थिक भूगोल, राजस्थान का पर्यावरण पारिस्थितिकी भूगोल। तो राजस्थान की भूगोल की जो आपको तैयारी करनी है, एक बुक आती है हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान के भूगोल की, वो कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन की जो 4 बुक्स आती थी उसमें भी राजस्थान का पोर्शन अलग से दिया हुआ है, राजस्थान के भूगोल का, वो भी आप उसमें से कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई किताब देखने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं अगर राजस्थान का भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो एल आर भल्ला की बुक आती है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, उसको रिफर कर सकते हैं। आरएस के प्रीलिम्स के सिलेबस का तीसरा पार्ट पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इस सेगमेंट के भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट है संविधान से संबंधित, दूसरा पार्ट है पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित, तीसरा पार्ट है राजस्थान में राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान में प्रशासनिक स्थिति। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से लेके कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट इसमें आपको सिलेबस में दिए गए उनमें से एज इट इज सवाल पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसने दिया है। तो आपको इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क नाम की जो बुक आती है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, एनसीईआरटी की बुक 11th क्लास की, वो किताब ही देखनी। इसके अलावा ज्यादा किताब में आपको नहीं घुसना। कुछ पिछले 2-3 वारों से पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे घटिया सवाल पूछे गए हैं, सबसे वाहियात सवाल पूछे गए। आरपीएससी को इस बात की समझ होनी चाहिए कि कठिन क्वेश्चन पूछने के बजाय अच्छे प्रश्न पूछना बेहतर होगा। तो फिर भी अगर आपको तैयारी करनी तो वही आपको बुक्स आपके लिए रहेगी। आप लक्ष्मीकांत की 1100 पेज की बुक पढ़ोगे, डीडी बसु की आपको 700-800 पेज की बुक पढ़ोगे तो ना तो आपसे पास इतना समय है, ना आप उसको पढ़ पाओगे, ना उसको बुन पाओगे, ना उसमें से आप कुछ असिमुलेट कर पाओगे। इसलिए बेहतर है छोटी किताबें पढ़े, काम की किताब पढ़े जिसको आप डाइजेस्ट कर सको। किताब पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा, आप उसमें अगर कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है तो कोई काम नहीं होने वाला। सिस्टम का है, राजनीतिक व्यवस्था, किस तरह से चुनावी जो है चुनाव होते हैं, किस तरह से बहुदलीय हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, और सारी वो बातें कि पॉलिटिकल डायनामिक्स कैसे कैसे काम करते हैं, उन चीजों को समझने के लिए भी आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी। तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। स्वतंत्रता के बाद
आजादी के बाद भारत में राजनीतिक स्थिति, एक तो आपको वो देखना पड़ेगा, दूसरा लोकतांत्रिक राजनीतिक नाम की पुस्तक है, ये देखनी पड़ेगी। इसमें आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर प्रश्न आना हुआ तो इसी में से आपके आ जाएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसमें है नहीं। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे टफ पार्ट है पूरे इस सिलेबस का, वो है राजस्थान का पॉलिटिकल सिस्टम और राजस्थान की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। इस पे कोई बहुत अच्छी किताब नहीं आती है, जनक सिंह मीना की बुक आती है, लेकिन उसमें से पढ़ के आपको प्रश्न नहीं मिलने वाले हैं, तो ये आपको अपने कॉमन सेंस से करना पड़ेगा। केवल राजस्थान में पंचायती राज की स्थिति, राजस्थान में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा है, और राजस्थान में जो संस्थान दे रखे हैं अलग से, उनको आप विकिपीडिया से अलग से पढ़ सकते हो। कोई एक बुक इस पे नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इस पर वीडियोस बनाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है सामग्री उपलब्ध करवाएं। एक बुक कोई भी मैं आपको इसमें सजेस्ट नहीं कर सकता कि पढ़ के आपका काम हो जाएगा। कुछ शोध पत्र पढ़े हैं, आपको नेट पे मिल जाएंगे, मिस्टर लोढ़ा के हैं जो उदयपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, लेकिन वो भी पेड है, वो बहुत बड़े हैं, अंग्रेजी में करीबन 2000 पेज के, तो उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। फैक्चुअल जानकारी आपको इसमें होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन कौन रहे, राज्यपाल कौन कौन रहे, विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन रहे, उन पर्सनैलिटीज के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो 2-3 सवाल उसमें से आएंगे, वो भी आपके हो जाएंगे। फोर्थ पोर्शन आरएस प्रीलिम्स का जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये भी 3 पोर्शन में बटा हुआ है। पहला पार्ट है इकोनॉमिक्स के सिद्धांत, दूसरा पार्ट है इंडियन इकोनॉमी, तीसरा पार्ट है राजस्थान की इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है किताब एनसीईआरटी की, वो आपको रेफर करनी पड़ेगी। इसे समष्टिगत अर्थशास्त्र कहा जाता है। 11th-12th की बुक आती है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, उसमें बजट क्या है, बैंकिंग क्या है, ठीक, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। टैक्सेशन कैसे काम करता है, हम इस पे एक शॉर्ट वीडियोस भी बनाएंगे बहुत जल्दी इस पे। सेकंड जो पोर्शन इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी आजादी से पहले कैसे थी, आजादी मिलने के बाद हमें विरासत में क्या क्या कठिनाइयां मिली, कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, उद्योग क्षेत्र में क्या हुआ, सेवा क्षेत्र में क्या हुआ, और नीतिगत क्या क्या बातें हुई 1991 में, जुलाई 1991 में कैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, वो सारी बातें, और अब तक की जो नीतियां हैं ग्लोबलाइजेशन तक, वो सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। इसके लिए आपको इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है, वो जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये ही किताब आपको पढ़नी है, संजीव वर्मा की। ये थोड़ी शॉर्ट में दी गई है, इसके अलावा कोई भी बेहतरीन किताब उपलब्ध नहीं है। मेरा सजेशन ये है कि आप इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नाम की बुक एनसीईआरटी की आती है, वो किताब पढ़िए, और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये किताब जो है आर्थिक विकास की समझ, ये किताब भी आप पढ़िए। इकोनॉमी का तीसरा पोर्शन राजस्थान की अर्थव्यवस्था से है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, राजस्थान के आर्थिक क्षेत्रों की स्थिति कैसी है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, निशक्तों के लिए कौन सी चल रही है, महिलाओं के लिए कौन सी चल रही है, शिक्षा से संबंधित, सामाजिक सोशल कैपिटल से रिलेटेड जो जो योजनाएं चल रही है, वो आपको सिलेबस में दे रखा है। इस पोर्शन को कवर करने का एक ही तरीका है, बजट के साथ जो आर्थिक समीक्षा आती है राजस्थान सरकार की, या इकोनॉमिक रिव्यू जिसे कहा जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो आप देख लीजिए, उसमें से आपको 100% प्रश्न मिल जाएंगे, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए कहीं भी आपको नाथुराम का की बुक जो आती है 1000 पेज की, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मोटे मोटे पोथों से बच के रहिए, छोटी किताबें पढ़िए, काम की किताबें पढ़िए, इतना ही पढ़िए जितना आप एसिमुलेट कर सको। फिफ्थ पोर्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है 2 भाग में बटा हुआ है। पहला जो है विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत है, इसमें टेक्नोलॉजीज पूछी गई है, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया इत्यादि, एक तो ये पोर्शन है। दूसरा जो है बायोलॉजी का जो पोर्शन है, इसमें मानव शरीर के बारे में, खाद्यान्न के बारे में, बीमारियों के बारे में, और फिर जो है कुछ एनवायरमेंट इकोलॉजी के प्रश्न है। तो साइंस टेक्नोलॉजी में ये पोर्शन आपको करने, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। आप विकिपीडिया से पढ़िए, कोई भी आपको जो किताब आपको मिलती है, एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ये पोर्शन दे रखे हैं, 11th-12th की बुक क्लास में, वो दे सकते। बाकी जो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि जो है, ये आपको अलग से विकिपीडिया से ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपका कोई इलाज नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। सेकंड पोर्शन है राजस्थान। अब ये वाला जो पोर्शन उतना ही टफ है जितना पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान था। राजस्थान में किस तरह से विकास हुआ विज्ञान प्रौद्योगिकी का, तो उस पोर्शन को कवर करने के लिए आपको करंट अफेयर्स में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पोर्शन है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में राजस्थान ने कोई विशिष्ट कार्य किया है, शोध में कोई विशिष्ट कार्य किया है, रिसर्च में कोई विशिष्ट कार्य किया है। इसके अलावा इकोनॉमिक रिव्यू या आर्थिक समीक्षा जो आती है, उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी का अलग से चैप्टर दिया हुआ है, वो भी आप कवर कर सकते हो। और इसके अलावा आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा इंटरनेट पे उपलब्ध सामग्री पर। हम कोशिश करेंगे इस पे आपको क्रक्स मिल जाए ताकि उतना पोर्शन आप कवर कर सको। कोई भी किताब इस पर बेहतरीन किताब उपलब्ध नहीं है। सिक्स्थ पोर्शन जो है सिलेबस का, वो लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और फंडामेंटल मैथमेटिकल नॉलेज है, उससे रिलेटेड है। 3 पोर्शन में बटा हुआ है। तो लॉजिक के क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन और जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, इन तीनों पोर्शन को करने के लिए आर एस अग्रवाल की किताब आती है, वो कर सकते हो, या कोई भी किताब इससे संबंधित आती है जो पॉपुलर हो। ये जो टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक्स को आपको करना है। बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं, इनको आप आराम से, आपको 100% नंबर आपको इसमें से मिल सकते हैं। 7th और लास्ट पोर्शन करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड है। इसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य स्तर की इंपॉर्टेंट घटनाएं, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व,
सिलेबस में दिए हुए हैं, स्पोर्ट्स की चीजें आपको अलग से पढ़नी है, अवार्ड्स को अलग से पढ़ना है। तो इसके लिए आप करंट की जो भी मैगजीन रेफर करते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे क्रॉनिकल हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, विजन के बारे में पढ़ते हो, इनसाइट आईएएस पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको उतनी चीजें देखनी जितना आप एसिमुलेट कर सको। तो काम काम की चीजें उसमें से लेनी है। राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए वही समसामयिकी आती है और मुमल नाम की एक बुक आती है, उसमें से आपको राजस्थान की घटनाएं मिल जाएंगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि राजस्थान सरकार जो खुद सरकार जो पब्लिकेशन करता है, जिसमें सूचनाएं देता है सूजस के माध्यम इत्यादि से, वो भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट होती है, उस पर भी आपको अपना फोकस रखना चाहिए। तो ये कुल मिला के 7 क्वेश्चन है प्रीलिम्स के। इसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे, 150 सवाल 200 नंबर के पूछे जाएंगे, और अगर आप 80-90 नंबर के बीच में अपने मार्क्स ले आते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा खेल इसमें नहीं है। कठिन सवालों के पीछे, कठिन फैक्ट्स के पीछे मत भागिए। ये एग्जाम जानबूझ के लिए इसीलिए डिजाइन किया गया है कि बेवकूफ किस्म के जो अभ्यर्थी हैं वो जानबूझ के ऐसे सवालों में फंसे रहे जो पहले के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, और जो सिंपल क्वेश्चन जो उनको करने होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको उस जाल में नहीं फंसना है। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी या जिस सामग्री को आप पढ़ रहे हो इसमें आपको 60-70% क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हीं पर आप अपने आप को स्टक रखिए, 30% को छोड़ दीजिए। आप ईमान के चलिए वो आपसे नहीं होने वाले। तो हमें प्रीलिम्स करने का 20% का फिर भी हमारे पास में क्वेश्चन रहेगा। अपनी ऊर्जा को बचा के रखिए, ऊर्जा बचा के रखनी है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस ही मेन है और वो आपकी अभिव्यक्ति कौशल और आपकी बहुत सी जो योग्यताओं को टेस्ट करेगा। उसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।